सीज कर दिया है। थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर एसडीएम सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत बलवंता गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 जोड़े महिला पुरुष के मिले, जो सभी बालिग थे, और संचालक के द्वारा उसके वैध रूप से कागज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके संबंध में गेस्ट हाउस को सीज कर दिया गया और विधिक कार्रवाई की गई। और संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेहताब, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है अभी तक इस मामले में? ये आपको बता दें कि ये नंदगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बलवंत गेस्ट हाउस पर जो है देह व्यापार का जो है काफी दिनों से जो है खेल चल रहा था, जिसको पुलिस ने जो है आज वहां पर जो है छापा मारा है। छापा मारने के दौरान में पुलिस को जो है 6 लोग मिले हैं, और साथ ही में आपको बता दें कि जो है गांव के जो लोग हैं वो काफी दिनों से इसकी शिकायत जो है पुलिस से कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बहुत देर की। लेकिन आज मुखबिर के द्वारा पता चला कि वहां पर जो है गेस्ट हाउस पर जो है 6 लोग जो है युवतियां जो है जो मिले हैं, जिसको पुलिस ने पकड़ कर उनको जेल भेजा है और मतलब विधि के साथ वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेहताब, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है, कहाँ से बताए जा रहे थे ये लोग? ये बता दें कि ये जो है कुछ आस-पास के लोग हैं, जो ये काफी दिनों से ये बुरा धंधा चल रहा था गेस्ट हाउस में। इसको लेकर के पुलिस जो है तभी तो दे रही थी, लेकिन उनको जो है पूरा कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन जब सटीक बात पता चली तो उसमें 6 लोग वहाँ पकड़े गए हैं। पकड़ने के साथ पुलिस ने उन लोगों को जेल भेजने का काम किया है। बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के उन्नाव में रिहायशी इलाके में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट में शामिल कई लड़कियों और कई लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं पुलिस की छापेमारी के दौरान कमरे में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। घटना के बाद मकान मालकिन मीडिया के कैमरे पर सफाई देती नजर आई। अरे किराएदार आएंगे तो किराएदार दिखाया नहीं जाएगा कोई का। यहाँ हमारे दुश्मन रहते हैं, सब हमारे शिकायतें करते हैं रोज। तो किसने फोन किया? हमने फोन किया आपको? पुलिस वाले ने किसने फोन किया? कोई किराएदार आएगा तो कौन बताता है? यहाँ पे एक एक चीज यहाँ से हमारी बताई जाती है। आपका क्या कहना है? हमारा कोई कुछ नहीं कहना। हमारा किराएदार मकान खाली है, किराएदार लोग आते हैं, किराएदार आएंगे और जाएंगे। बस जो आता है हमको जब पता चलता है कि किराएदार है इस तरह के, हम नहीं रखते हैं। अरे क्यों भाई, हमारा मकान 8-9 महीने से खाली पड़ा तो रखे नहीं बच्चा। अरे गद्दा ये बहुत पहले से पड़े हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी भी खड़ी थी। तो आप उनको बुला के बयान दिला दीजिए। और संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई अभी तक पुलिस ने की है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मामला उन्नाव के पीडी नगर का है, सदर तहसील का, जहाँ पे रिहायशी एक इलाका है जहाँ पे बड़े पैमाने में कई महीनों से सेक्स रॉकेट चल रहा था, जो क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर मौके पर पीआरवी को दी जाती है, जहाँ डायल 100 पहुंचती है और छापेमारी करती है, जिसमें 4 लड़कियां बरामद की जाती हैं और 2 युवक पकड़े जाते हैं मौके पे। लेकिन एक युवक है जो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले की अगर बात किया जाए उन्नाव प्रशासन की, तो प्रशासन किसी न किसी तरह से लीपापोती कर रहा है इस मामले में। जब उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात की गई तो अधिकारियों का कहना है कि हम जांच की जा रही, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो साफ तौर पे देखा जाए, जो मकान मालकिन है जो पल्ला झाड़ रही है कि हमारे यहाँ सेक्स रॉकेट नहीं चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा तस्वीरें जो है कैमरे में कैद हुई है और अब चीजें भी पाई गई हैं वहां मौके पे। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह से मकान मालिक पे कार्रवाई करने से बच रही है और उन्हें बचाता दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो उन्नाव पुलिस है पूरी तरह से सेक्स रॉकेट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। जी अभी तक कितने लोगों को पकड़ा गया है सेक्स रैकेट से? जी बिल्कुल, अभी इसमें 4 लड़कियां अब पकड़ी गई हैं, जिसमें से और 2 लड़के थे। एक लड़का पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जो डायल 100 है वो मौके पे सेक्स रैकेट न चलने की पुष्टि करी वहां पे नहीं चली। वो जो और महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो उनका कहना है कि हम किराए
में कमरा देखने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो कमरे देखने अगर आए थी तो वहाँ पे जो आपत्तिजनक जो चीजें मिली हैं, ये साफ इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में सेक्स रॉकेट चल रहा था वहाँ पे। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों से जनरेटर चलाने के लिए डीजल के नाम पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मियों ने परिजनों से पैसों की मांग की है। मामले में डीएम के आदेश अनुसार जांच के लिए सीएमओ ने 2 सदस्यता जांच टीम का गठन भी किया है। ये टीम जांच कर सीएमओ को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये एक व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि शव के पोस्टमार्टम के लिए डीजल की मांग की गई। तो इस प्रकरण में मेरे द्वारा एक 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में ये समिति है और ये प्रकरण की विस्तार से जांच करके इसके बारे में जो है रिपोर्ट 1-2 दिन में उपलब्ध कराएंगे और इसमें जो भी दोषी साबित होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बॉडी कब आई थी? कल आई थी 3:30 बजे। कल जी। उसके बाद आज जो है बुधवार है, मंगलवार को बॉडी 3:30 बजे आई थी। आज बुधवार कितना समय हो रहा है? 3:30 हो रहा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नहीं हुआ। क्या कारण था? कारण का बत्ती नहीं थी तो यहाँ से सूचना मिली कि डीजल के पैसे दीजिए, डीजल मंगवाएं, फिर जनरेटर चलाएं, तब काम शुरू करें। मतलब डीजल के पैसे आपसे मांगे गए? डीजल चालू हो गया? जनरेटर ये वो तो डीजल देके गए, हम अब डीजल नहीं तो हमारी बॉडी का हो, वही बॉडी को करने के लिए डीजल मांग रहे हैं। मतलब अगर बॉडी का पोस्टमार्टम आपको कराना है तो पहले डीजल दीजिए, तब लेना है, किसका बाद होगा। ये तो सब पैसा सब गवर्नमेंट से आता है इनका। अब ये हमें तो नहीं मालूम गवर्नमेंट से आता का, हम तो जानते हैं सरकारी है। आगरा के ताजगंज में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास युवक ने एक नर्स को गोली मार दी। बता दें कि नर्स अपनी ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से घर जा रही थी, जहां बीच रास्ते में उसे एक युवक ने रोक लिया और उसके चेहरे पर गोली चला दी, जिसके बाद खून से लथपथ नर्स किसी तरह अस्पताल पहुंची। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 112 के माध्यम से रात्रि लगभग 9:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि मुस्कान पुत्री दिलीप सिंह मौर्य, जो काशीराम कॉलोनी ताजगंज की निवासी है, इसको बबलू पुत्र भगवान सिंह मौर्य द्वारा गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंचकर जानकारी करने पर पता चला कि मुस्कान को पॉइंट ब्लैंक रेंज से चेहरे पर बबलू द्वारा गोली मारी गई है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर के शाहबाद सेफनी क्षेत्र में बुधवार को एक युवक का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया था। उसी मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक सोनू का अवैध संबंध महनाज नाम की लड़की से था। सोनू लड़की को उसके साथ खींचे गए फोटो के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद लड़की ने परेशान होकर अपने भाइयों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को रामगंगा पुल के पास फेंक दिया। मुझे थाना बिलारी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 19/11/9/2024 को लापता है। उसके आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति की लाश जो है सैफनी थाने रामपुर में मिली है और उसका सर कटा हुआ था। उस लाश को पहचान कराई गई तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोग शहनाज और उसका भाई सद्दाम को नामजद किया गया। जब हम लोग ने इसके प्रयास किया गया तो ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने पे बाकायदा आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके साथ एक नाम और प्रकाश में आया है रिजवान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1-1.5 किलोमीटर पे इन अभियुक्त की निशानदेही पे। मुरादाबाद के छजलेट थाना क्षेत्र के कई गांवों में तेंदुओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है और अब वो अपने खेतों पर काम करने के लिए एक साथ मिलकर जा रहे हैं, साथ ही अपनी फसलों की देखभाल भी कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और वन विभाग को मामले में सूचना भी दे दी गई है, लेकिन सूचना के बाद भी कोई अधिकारी संज्ञान लेने तक नहीं पहुंचा है। मुरादाबाद में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े 2 क्षेत्र हैं, घाट क्षेत्र है, ठाकुरद्वारा क्षेत्र। और ये तीनों जगह जो आपकी आई हैं, 3 में से आपकी 2 जगह तो घाट क्षेत्र की है, ठाकुरद्वारा क्षेत्र है। तो ये चूँकि पूरा तराई का क्षेत्र है, गन्ना यहाँ बहुतायत में मिलता है, तो ये तेंदुए को जो है उसका प्राकृतवास बनाने में पूरा हेल्प करता है। ये उसका हैबिटेट बन जाता है, यहीं वो प्रजनन भी करने लगते हैं फिर। तो ये प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्धता और उसका एक हैबिटेट होना, ये उसको जो आकर्षित करता है कि वो यहीं पे जो है अपना प्राकृतवास बना कर रहे। तो वो रह रहा है। और चूँकि बरसात का सीज़न है, पानी भर जाता है खेतों में, नदियाँ भी उफान पे रहती हैं, तो ये उच्च स्थानों पर कहीं रास्ता है, कहीं टीला है, वहाँ पे ये चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसीलिए जो है इनकी प्रेजेंस आपको ज़्यादा फील हो रही है। हालांकि समस्या वैसी है नहीं कि कहीं मानव वन्यजीव संघर्ष कुछ ऐसा हो। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की भैया अभी तक। तो यहाँ वो दिलासा देकर चले जाते हैं, बोले अभी हमारे पास पिंजरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और कुछ नहीं कहा गया प्रशासन के द्वारा अभी। और तेंदुए का पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ खौफ का, किसानों में कोई खेत पे आने की तैयारी नहीं है और प्रशासन कुछ इसमें कर नहीं पा रहा है। कोई दिलासा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं पिंजरा लगे या कुछ उसका इंतजाम हो तेंदुए का, या कहीं इन्होंने पकड़ा हो उसे बताएं कि तेंदुआ पकड़ा गया, कहीं कुछ नहीं, ये कहीं तेंदुआ कुछ नहीं पकड़ रहे हैं, बस वैसे ही दिलासा देते हैं झूठा। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? प्रशासन यही इंतजार कर रहा है किसी को तेंदुआ खाए या किसी पे बड़ा हमला करे, तभी उसके बाद कुछ या पिंजरा लगाएं या कुछ करें। उससे पहले वो कुछ करने के लिए तैयारी नहीं है। बोल रहे हैं कि किसी कुछ करा थोड़ी है तेंदुए ने, किसी पे हमला थोड़ी करा है, बस यही बोल के चले जाते हैं। बुंदेलखंड के महोबा में गांव में के बीचों बीच देशी शराब ठेका संचालित होने से नाराज महिलाओं का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गांव में संचालित शराब की दुकान पर आबकारी अधिकारी की ओर से कार्रवाई न करने से नाराज सैकड़ों महिलाओं ने अधिकारी की घेराबंदी कर मारपीट की। महिलाओं के आक्रोश को देख आबकारी अधिकारी डीएम चैम्बर की ओर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। समस्या ये है कि हम वहाँ शराब की दुकान हटवाना चाहते हैं गांव से। गांव के बाहर भी नहीं कहीं रखना चाहिए, 10 किलोमीटर की दूर में चाहे जहाँ रखें। और क्या ठेका वहाँ दारू पीते हैं और रास्ते में दारू पी के पेशाब करते हैं, और वहाँ से बहन बेटियाँ बहुएं निकलती हैं, पूरा रोड जाम कर देते रास्ता, वहाँ गाली गलौज करते हैं। हमारे गांव से ठेका हटो चाहिए बाहर का। डीएम बोला कि ठेका नहीं हटेगा, वो हमारा सरकारी में घाटा लग जाएगा। 2 दिन से तारा लगाए हो, तो उसका घाटा कौन भरेगा? अभी नहीं हटेगा। हाँ, मिलके आया भीतर से। क्या आश्वासन दिया? वो इसी दिया कि वो ठेका नहीं हटेगा। कलेक्टर ये आए थे हम कि सभी महिलाओं गांव की तैयार थी, ठेका हटना चाहिए, गांव के बाहर रखना चाहिए, गांव से हटना चाहिए। इस मुद्दे से सब लोग भर के गांव के यहाँ सब आई थी। फिर क्या हुआ? तो डीएम साहब ने बुलाया, बातचीत हुई, उसमें कहा कि मैं जांच करूंगा। जांच कर बस जांच करेंगे जब आख्या प्रस्तुत करेंगे। और सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में संबोधन भी वो अपना दे रहे हैं। स्वामी रामदेव जी और जिनका अभी हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और पूरा विषय वस्तु से भरा हुआ उद्बोधन सुना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम आप सब और हम सब जिसमें सहभागी बन रहे हैं, ऐसे आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी,
सामने बैठे हुए आदरणीय राजेंद्र पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश राठौर जी, श्री रविंद्र पन्याला जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी विद्वानगण, सभी धर्म प्रेमी और जिनके लिए ये आज इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर देश की युवा शक्ति को सही दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रही इस धर्म संसद में उपस्थित आप सभी महानुभाव तथा समस्त युवा शक्ति का मां गंगा के इस शहर हरिद्वार और देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज सच में आप सबके बीच में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे भी अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है, उसका स्मरण हो रहा है और आदरणीय चंपत जी का उद्बोधन सुन के बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में किस प्रकार से वहां अपना उद्बोधन दिया था और हम सब के लिए किस प्रकार की प्रेरणा वो आगे के मार्ग के लिए जो हमारे लिए पाथे का काम करेगी। भाइयों बहनों, 11 सितंबर 1893 जिसके बारे में अभी आदरणीय चंपत जी ने यहाँ बहुत विस्तार से बताया, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अमेरिका में शिकागो में दिए गए उद्बोधन को आधार मानकर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें निश्चित रूप से हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी का, अयोध्यावासी मिथिलेश नंदिनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा।